Hello students, welcome to you all. So students, this is the fourth part of the chapter Women, Caste and Reforms. So today we will continue this chapter with the topic Caste and Social Reform. यानी जातियाँ और उस समय के जो सामाजिक सुधार हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's start. Some of the social reformers we have been discussing also criticized कास्ट इनइक्वालिटीज़. तो उस समय देखिए कई ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस समय समाज में व्याप्त जो कास्ट इनइक्वालिटी थी, जाति के आधार पर जो असमानताएं थी, उसे क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की. राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट. तो राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने जो सती सिस्टम पर भी जिन्होंने उसे रोकने के लिए काफ़ी योगदान दिया था, तो उन्होंने देखिए यहाँ पर जो ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट किताबें थी उनको ट्रांसलेट किया, जिसमें जो कास्ट सिस्टम है उसे उसकी आलोचना की गई थी. द प्रार्थना समाज एडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट. तो उसमें जो प्रार्थना समाज थी, तो प्रार्थना समाज ये भक्ति का जो ट्रेडिशन था उसका समर्थक था. एंड बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी, और ये मानते थे कि एक आध्यात्मिक समानता होनी चाहिए ऑफ ऑल कास्ट, सभी जातियों में. इन बॉम्बे, इट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई. द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट. तो देखिए बॉम्बे में, जो कि मुंबई का पहले पुराना नाम है, वहाँ पर परमहंस मंडली की स्थापना की गई 1840 में. टू अबोलिशन यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसे खत्म करने के लिए. मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वेयर पीपल ऑफ द अपर कास्ट. और ये देखिए उसमें जो ये रिफॉर्मर्स थे और जो मेंबर्स थे इन रिफॉर्म्स एसोसिएशंस के, जो एसोसिएशंस बनाई गई थी उस समय कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, उसमें काफ़ी जो लोग थे वो अपर कास्ट के थे. ऑफन प्रायः इन सीक्रेट मीटिंग, जो उस समय की सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, बैठकें होती थी, दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच. तो ये जो मीटिंग्स होती थी उसमें जो उस समय एक कास्ट बेस्ड यहाँ पर कुछ विचारधाराएं चलती आ रही थी भोजन से रिलेटेड, और जो उस समय अनटचेबिलिटी थी, तो इसके जो भी नियम कानून बनाए गए थे उस समय सोसाइटी में, उन्हें ये ब्रेक करते थे, तोड़ते थे. एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ द कास्ट प्रिजुडाइस इन देयर लाइव्स, ताकि ये जो कास्ट प्रिजुडाइस है उस समय जो फैला हुआ है उसे दूर किया जा सके उनकी जीवन से. देयर वर ऑल्सो अदर हु क्वेश्चनड एन इंजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर. तो कई और भी लोग थे वहाँ पर जिन्होंने प्रश्न किया इस नाइंसाफ़ी के लिए जो कास्ट सोशल ऑर्डर पे बेस थी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, क्रिश्चियन मिशनरीज बिगिन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रेन. तो देखिए उस समय 19th century के दौरान जब यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे और जो लोअर कास्ट सोसाइटीज़ जो चिल्ड्रंस होते थे उनके लिए यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स सेटअप किए. दीज चिल्ड्रन वेर दस एक्यूपाइड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड. तो इससे क्या हुआ, ये जो बच्चे थे, पहले इन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो इन्हें भी एक मौका मिला कि वे भी अपने जो जीवन है उसे चेंज कर सके, और उनका ये प्रवेश था एक चेंजिंग वर्ल्ड में. एट द सेम टाइम, और उसी समय, द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स. जो गरीब लोग थे तो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे जॉब्स के को ढूंढने के लिए. दैट वेर ओपनिंग अप इन द सिटीज़, जो समय शहरों में खुले हुए थे. देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज. तो उसमें काफ़ी फैक्ट्रीज भी सेटअप हो चुकी थी, बड़े बड़े जो सिटीज़ थी, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी, शहर थे. दैट वर कमिंग अप
तो वहाँ पर सभी तरह के लोग वहाँ पर जाते थे। एंड जॉब इन म्यूनसिपैलिटीज़, यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6। तो सिटीज़ के बारे में आपने चैप्टर 6 में पढ़ा, कैसे इमर्ज हुई। थिंक ऑफ न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, तो उसमें नए लेबर्स की डिमांड हुई इन फैक्ट्रीज़ में। ड्रेन्स हैड टू बी डग, जो उसमें ड्रेन्स थे, ड्रेनेज सिस्टम, उन्हें खोदना था। रोड्स लेड, रोडें डालनी थी, बनानी थी। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाना था सिटीज़ में। एंड सिटीज़ क्लीन, और उसके अलावा सिटीज़ को साफ़ सुथरा किया जाना था। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिक्स लेयर, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पेलंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। तो इसके लिए देखिए सभी यहाँ पर लोग चाहिए थे जो सभी काम करें। वेयर डिड दिस लेबर केम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आए, ये जितने भी लेबर्स थे कहाँ पर से आए। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, जो उसमें गरीब लोग थे विलेजेस में और छोटे छोटे टाउन्स में। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, तो कई उसमें लो कास्ट से बिलोंग करते थे। बिकॉज दे डिडंट हैव रिसोर्स दैट टाइम, उनके पास रिसोर्स की कमी थी काफ़ी। बिगिन मूविंग टू द सिटीज़, तो देखिए गरीबी के कारण इन्हें सिटीज़ की ओर मूव करना पड़ा। वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर, जहाँ पर जो मजदूर थी उनकी डिमांड्स थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन आसाम, कुछ यहाँ से प्लांटेशंस में चले गए आसाम में, जहाँ पर टी प्लांटेशन थे। कुछ चले गए मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। तो देखिए अलग अलग जगह लोग चले गए काम करने के लिए, फॉर सर्चिंग वर्क। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड, देखिए वर्क तो हार्ड था बहुत, उस समय काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था इन्हें प्लांटेशंस में या अदर जो भी वर्क एरियाज थे। बट द पुअर, लेकिन जो गरीब लोग थे, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट, ज़्यादातर इसमें लो कास्ट से आते थे, सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड द अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइफ्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। तो उस समय देखिए जो अपर कास्ट से लोअर कास्ट के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था, तो उससे निकलने के लिए यहाँ पर काफ़ी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ जो ऑपरेसिव एक यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा था, तो उससे यहाँ पर उन्हें छूट मिलने वाली थी, इसीलिए ये हार्डवर्क वहाँ पर करने लगे। Here you can see one picture, a कुली शिप 19th सेंचुरी में आप देख सकते हैं। दिस कुली शिप, इसका नाम क्या था, जॉन एलन, कैरीड मैनी इंडियंस लेबर्स टू मॉरिशस वेयर दे डिड अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ हार्ड लेबर। तो वहाँ पर देखिए ये काम करने के लिए जा रहे हैं एज अ लेबरर। मोस्ट ऑफ दीज लेबर्स वेयर फ्रॉम लो कास्ट, अधिकतर किससे थे, लो कास्ट से ये बिलोंग करते थे। Who could produce shoes? So let's know about this. तो कौन प्रोड्यूस कर सकता था शूज या जूते। लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स वेयर एज सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। तो देखिए जो लेदर वर्कर थे उसमें जो चमड़े का कार्य किया करते थे, तो उन्हें काफ़ी एक सोसाइटी में कम इज्जत दी जाती थी। एंड दे वर्क विद डेड एनिमल्स, और जैसा कि वे वर्क करते थे डेड एनिमल्स, क्योंकि चमड़े का जो वर्क होता था डेड एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, तो इसे एक डर्टी और पॉल्यूटिंग वर्क समझा जाता था उसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शू फॉर द आर्मीज। देखिए उस समय क्या हुआ, देखिए पहले तो वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था इस पर, लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो आर्मीज़ थी उनके लिए, जो सैनिक थे उनके लिए शूज़ की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कास्ट प्रिजुडाइज अगेंस्ट लेदर वर्क मीन्ट दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर्स वेर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज, सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स। तो देखिए उस समय जो लेदर वर्कर्स थे ये, इन्हें काफ़ी बड़ी डिमांड मिली और इस तरह उन्होंने हाई प्राइसेस में ये चीज़ें बेची और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। देयर वर अदर जॉब्स टू, कई और भी जॉब्स थी। द आर्मी फॉर इंटेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़, तो देखिए आर्मी ने भी यहाँ पर ऑफर दिया सभी को। अ नंबर ऑफ महार पीपल, तो देखिए महार पीपल भी यहाँ पर आए।
हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, तो इन्हें भी लोकासम माना जाता था उस समय और अनटचेबल माना जाता था। फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट, तो इन्होंने जॉब्स पाई किसमें, महार रेजिमेंट्स में। द फादर ऑफ पी आर अम्बेडकर, तो देखिए जो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके जो फादर थे, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, तो इनके जो फादर थे तो वे भी एक आर्मी स्कूल में ही पढ़ाते थे। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देखिए उस समय जो प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे अंग्रेजों के, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी एज लेट एज 1829 के दौरान अनटचेबल्स वेर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो अनटचेबल्स माने जाते थे उनको नहीं लिया जाता था, अलाउड नहीं थे। व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट, तो उसमें कई लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, दबाव डाला गवर्नमेंट पे। दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वरांदा आउटसाइड, तो उन्हें देखिए स्कूल में प्रवेश तो मिल गया लेकिन वे क्लासरूम में नहीं बैठ पाते थे, तो उन्हें कहाँ पे बैठना अलाउ था, सिट ऑन द वरांदा आउटसाइड द क्लासरूम, जो क्लासरूम के बाहर वरांदा होता है जिसे बरामदा भी कहते हैं, वहाँ पर ये बैठते थे। एंड लिसन टू द लेसन, और वहीं से ये उस पाठ को सुनते थे। विदाउट पोल्यूटिंग द रूम, बिना रूम को पोल्यूट किए। वेयर अपर कास्ट बॉयज वर टॉट, जहाँ पर अपर कास्ट के जो लड़के थे वे पढ़ते थे। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, तो देखिए जैसा कि उसमें कास्ट सिस्टम चलता था, इनइक्वालिटी थी, तो इसके बाद कई लोगों ने इसके लिए डिमांड उठाई, किसके लिए, समानता और न्याय के लिए। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइज मूवमेंट, तो जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, तो उन्होंने कई मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उसमें जो एक जातिगत भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, और इनकी डिमांड थी सोशल इक्वलिटी, सामाजिक रूप से समानता, और जस्टिस, न्याय। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, तो देखिए उसमें सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में फाउंड किया किसने, घासीदास ने, जो लेदर वर्कर्स का काम क्या करते थे, ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट, तो इनके सोशल स्टेटस के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर्स मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स, तो सेंट्रल ईस्टर्न बंगाल में क्या, जो हरिदास ठाकुर के मतुआ सेक्ट थे उन्होंने वर्क किया चंदेला कल्टिवेटर्स के साथ। हरिदास क्वेश्चनड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, तो उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया, जो हरिदास थे जो उसमें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे जो सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम को। इन व्हाट इन प्रेजेंट डे केरला, तो प्रेजेंट डे जो केरला है, अ गुरु फ्रॉम एजावा कास्ट, तो एजावा कास्ट के एक गुरु थे श्री नारायण गुरु, प्रोक्लेम्ड, तो उन्होंने प्रोक्लेम किया द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, अपने जो लोग थे उनकी यूनिटी के लिए, एकता के लिए। ही अर्ज्ड आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया अगेंस्ट द ट्रीटिंग, जो उसमें पीपल को ट्रीट किया जाता था अनइक्वली उनके कास्ट के आधार पर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ऑल ह्यूमन काइंड्स बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनके अनुसार जितने भी लोग हैं सेम कास्ट में। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, तो उनका ये फेमस स्टेटमेंट था, ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम, मनुष्यानु।
वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी कि जो मानवता है उसके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंगस्ट देम। तो जितने भी यहाँ पर अधिकतर लीडर्स थे वे नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट से बिलोंग करते थे। दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो उस समय जो यहाँ पर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी थी और जो प्रैक्टिसेस थी और उसमें जो हैबिट्स थी उन्हें चेंज करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। विच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। दे ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो उन्होंने जो सबऑर्डिनेट कास्ट थी उनमें सेल्फ स्टीम, एक आत्मसम्मान की भावना जगाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया। नेक्स्ट टॉपिक इज गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले ये भी एक लीडर थे जिन्होंने लो कास्ट जो सब मान जाती थी उनकी दशा सुधारने के लिए काफ़ी कार्य किया। बोर्न इन 1827, इनका जन्म कब हुआ? ज्योतिराव फुले का 1827। ही स्टडीड इन स्कूल्स सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इन्होंने देखिए पढ़ाई कहाँ से की अपनी? जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने उसमें स्कूल खोले थे। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो देखिए जैसे जैसे बड़े हुए तो इन्होंने खुद ही अपने जब ये बड़े हो रहे थे तो इन्होंने अपने विचार डेवलप किए खुद में, जो समय एक इनजस्टिस था, अन्याय था कास्ट सोसाइटी में। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मणास, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। तो उन्होंने उस समय जो एक भावना थी, जो ब्राह्मणास क्लेम करते थे दे वर सुपीरियर टू अदर्स, तो उन पर इन्होंने अटैक किया, उनकी विचारधारा पे। सिंस दे वर आर्यंस, फुले आर्ग्यूड द आर्यंस वेर फॉरेनर्स। वे मानते थे कि जो आर्यंस हैं वे फॉरेनर हैं। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कहाँ से आए हैं? आउटसाइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड डिफीटेड एंड सब्जेक्टेड द ट्रू चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री, जिन्होंने यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें क्या कर दिया? हरा दिया है, जो यहाँ के चिल्ड्रन हैं। दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, और जो यहाँ पर रह रहे थे आर्यंस के आने से पहले। एज द आर्यंस एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, और जैसे ही इन्होंने अपना यहाँ डोमिनेंस आर्यंस ने यहाँ पर प्रभुत्व जमाया, दे बिगेन लुकिंग द डिफीटेड पॉपुलेटेड एज इन्फीरियर। तो उन्होंने उन्हें इन्फीरियर माना जो यहाँ पे जिन्हें उन्होंने हराया था। एज लो कास्ट पीपल, और उन्हें माना गया लो कास्ट पीपल। अकॉर्डिंग टू फुले, और फुले के अनुसार द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। तो उनका मानना था कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है उनकी लैंड और शक्तियों का। इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं उनसे संबंधित है। द सो कॉल्ड लो कास्ट, जिन्हें लो कास्ट कहा जाता था। फुले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यंस, उन्होंने क्लेम किया कि आर्यंस से पहले रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज वेयर वॉरियर पेजेंट्स टिल्ड द लैंड। उससे पहले यहाँ पर जो एक वॉरियर प्रेजेंट थे, योद्धा कृषक थे, तो वही खेतों में यहाँ पर कृषि किया करते थे। एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वे, और काफ़ी जो ये एरिया था वहाँ पर रूल किया करते थे। ही प्रपोज्ड दैट, और उन्होंने प्रपोज किया शूद्रास, जो उसमें लेबरिंग कास्ट को मान जाता था, एंड अतिशूद्रास जो अनटचेबल माने जाते थे में, शुड यूनिट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो वे मानते थे कि इन कास्ट को जिन्हें माना जाता है शूद्रास, अतिशूद्रास, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो इनइक्वालिटी है और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मिलजुल कर यहाँ पर इसे चैलेंज करना चाहिए। द सत्यशोधक समाज, तो इन्होंने एक सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश किया। एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोवोकेटेड कास्ट इक्वलिटी, तो इन्होंने कास्ट इक्वलिटी के लिए कार्य किया। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो देखिए जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी
इसका जो मतलब है वो क्या है, जात, जो उसमें दास प्रथा चलती थी उसी से संबंधित था। सम 10 ईयर बिफोर, और इससे 10 साल पहले, द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट, जो अमेरिकन सिविल वॉर थी वो लड़ी गई, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, और इस तरह अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, तो उन्होंने इस बुक को, गुलामगिरी बुक को, उन अमेरिकन्स को डेडिकेट करके लिखा जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और स्लेव्स को मुक्त कराया। दस इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो देखिए उस समय जो इंडिया में लोअर कास्ट के साथ बिहेव किया जाता था वही ब्लैक स्लेव्स के साथ किया जाता था अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड थे। एज दिस एग्जाम्पल्स हो, तो जैसा कि सारे उदाहरण बताते हैं, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। तो सभी तरह की उस समय जो असमानताएं थे समाज में उसके खिलाफ इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, उसकी आलोचना की। ही वॉज कंसर्न अबाउट द plight of upper caste women, the miseries of the laborers and the humiliation of the low caste। तो अपर कास्ट वुमेन के साथ भी पूरा व्यवहार किया जाता था और जो लो कास्ट पीपल थे उनके साथ भी काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया जाता था, तो इसको भी उन्होंने वर्णन किया, इसकी भी आलोचना की। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन 20th सेंचुरी, और जो मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म का, समाज जो कास्ट जो इनइक्वालिटी थी उसमें सुधार के लिए, तो ये कंटिन्यू रहा 20th सेंचुरी में बाय अदर ग्रेट दलित लीडर, जो और भी दलित लीडर थे लाइक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर BR अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड EV रामास्वामी नायकर इन साउथ। तो इन्होंने भी बाद में ये आंदोलन जारी रखे और समाज से इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक दूर किया। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक, this part of this chapter ends here. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.